तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू इस मैटर को लेकर यूएन में चले जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया की तरफ से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लग गए। प्रिंसली स्टेट्स में होता क्या था कि वहाँ का कम्युनिकेशन, मैटर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ये ब्रिटिशर्स देखते थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो उनके प्रिंसली स्टेट्स थे उनको नहीं बांटा। जब भी हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें उसमें एक टर्म आर्टिकल 370 की बात हमेशा होती है। एंड आर्टिकल 370 इतना इंपॉर्टेंट क्यों था एंड इसको लाया क्यों गया था जब इसको हटाना ही था। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड आर्टिकल 370 जानने से पहले उस टाइम की यानी 1947 की हम सिचुएशन जान लेते हैं। अब उस टाइम पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार ये चारों ब्रिटिश राज के अंडर में आते थे। एंड इसमें म्यांमार इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको नहीं लेते हैं। एंड इस टाइम पे क्या था, 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे एंड बाकी हिस्सों पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। अब प्रिंसली स्टेट्स में होता क्या था कि वहाँ का कम्युनिकेशन, मैटर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ये ब्रिटिशर्स देखते थे। एंड बची हुई सारी चीज़ें वहाँ का किंग या फिर निज़ाम या नवाब देखता था। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्ट ऑफ इंडिया 1947 निकाला एंड उसमें पाकिस्तान एंड इंडिया का डिवीजन किया तो उसमें डायरेक्ट रूल वाला हिस्सा था जिसपे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, उसके बंटवारा आराम से हो गया। जिसमें अजमेर, मेरवारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, कुर्ग, दिल्ली, मद्रास, पंत पिथोड़ा, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस इंडिया को मिला। एंड बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिंध पाकिस्तान को मिला। और बचे हुए पंजाब, बंगाल और असम इन तीनों का बंटवारा हो गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। एंड ब्रिटिशर्स ने जो उनके प्रिंसली स्टेट्स थे उनको नहीं बांटा, उनको ये बोल दिया तुम चाहो या तो इंडिया के साथ जुड़ो या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ो या चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो। तो अब उस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया की तरफ से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लग गए जितने से जितने हो सके उतने प्रिंसली स्टेट्स अपने में जोड़ ले। ऑलमोस्ट सारे प्रिंसली स्टेट्स मान गए थे बट मैटर कहाँ पे आके रुका, जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू एंड कश्मीर के केस में क्या था, वहाँ की 77% पॉपुलेशन मुस्लिम थी बट वहाँ का राजा हरि सिंह जो कि एक हिंदू थे एंड इनको उनका थ्रोन यानी गद्दी बहुत प्यारी थी। उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं क्योंकि उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 में बनाया जिसमें हिंदुओं को सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब देते थे। तो इसी के कारण जो शेख अब्दुल्ला थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमको मोनार्की नहीं चाहिए, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। एंड इसीलिए उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी। एंड जो राजा हरि सिंह थे वो इसी कारण से शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं करते थे। एंड जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे तभी उसी टाइम पे शेख अब्दुल्ला कश्मीर में क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रहे थे। एंड इसी के कारण जो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला इन दोनों में बहुत तगड़ी दोस्ती हो गई। एंड इसी कारण से राजा हरि सिंह ना शेख अब्दुल्ला को पसंद करते थे, ना जवाहरलाल को पसंद करते थे और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद करते थे। अब उनका मानना क्या था, शेख अब्दुल्ला की डिमांड बढ़ती गई तो जम्मू एंड कश्मीर में मोनार्की हट के डेमोक्रेसी आ जाएगी जो कि वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया और वो ना ही इंडिया के साथ जुड़े क्योंकि अगर वो इंडिया के साथ जुड़ जाते तो जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला का ही सपोर्ट करते एंड उनको हटा के डेमोक्रेसी ले आते। सेम यही केस था पाकिस्तान के साथ कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ते तो उनको हटा के कोई मुस्लिम रूलर वहाँ पे आ जाता। इसलिए ना वो इंडिया के साथ जुड़े, ना पाकिस्तान के साथ और ना ही डेमोक्रेसी लाई। अब क्या होता था कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट किसी कंट्री में जोड़ता है, पाकिस्तान या इंडिया, तो उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया जाता था जिससे वही केस होता था कि फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड मैटर ऑफ डिफेंस हमारे हाथ में होगा, बाकी किंग के हाथ में होगा। एंड बाद में उनसे मर्ज एंड एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता था। बट जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर थे राजा हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बजाय उन्होंने स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट ऑफर किया इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को। अब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया बट इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसमें होता क्या था कि जो ट्रेड, ट्रैवल और कम्युनिकेशन है एकदम फ्रीली होगा, बॉर्डर के आस होगा जैसे अभी इंडिया और नेपाल के बीच में होता है एज इट इज। अब जो पाकिस्तान था वो स्टार्टिंग से कश्मीर को अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहा था बिकॉज अब उसको ये लगता था कि कश्मीर में 77% मुस्लिम है तो कश्मीर एक तरीके से उनका हुआ पाकिस्तान को और पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान को ये एग्रीमेंट बिल्कुल बेकार लगी तो उन्होंने जितने भी सप्लाई थे उसको स्टॉप कर दिया एंड अपनी आर्मी भेजने के बजाय वहाँ की एक ट्राइब, पश्तून ट्राइब को भेजा अटैक करने के लिए। एंड उन्होंने लगभग आधे कश्मीर को जीत लिया था, श्रीनगर तक आ गए थे वो लोग। एंड फिर बाद में राजा हरि सिंह को उनकी गद्दी खतरे में लगी तो वो इंडिया के पास है, इंडिया के पास हेल्प मांगने। एंड 26 अक्टूबर 1947 को वो इंडिया में आते हैं एंड उसी दिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं। एंड जवाहरलाल नेहरू ने उनसे एक और चीज़ बोली थी कि तुम शेख अब्दुल्ला को जेल से बाहर निकालो एंड उनको पीएम भी बनाना, तो ये राजी
हो गए थे। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि तुम उनसे मर्जर एग्रीमेंट भी साइन करवा सकते थे बजाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के। अब जो इंडिया था उसने कश्मीर में सिख बटालियन भेज दी एंड उनको बहुत हद तक पीछे खदेड़ दिया गया था पश्तून ट्राइब को। जवाहरलाल नेहरू युद्ध नहीं चाहते थे, वो सीधे चले गए यूएन में। अब उन्होंने क्या सोचा था कि अगर वो यूएन में जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रखा है हरि सिंह ने, लद्दाख में हिंदू की मेजोरिटी है तो हमको ही सपोर्ट करेगा अगर वहाँ पे प्लेबिसाइड भी होगा, एंड जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा उसमें शेख अब्दुल्ला देख लेंगे, क्योंकि लोग उनको पहले ही सपोर्ट करते थे कश्मीर में। एंड उनको ये लग रहा था कि जो शेख अब्दुल्ला है वो जवाहरलाल नेहरू की सपोर्ट में इंडिया के कंप्लीट फेवर में है। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू इस मैटर को लेके यूएन में चले जाते हैं। एंड यूएन में जाने के बाद यूएन में उस टाइम पे यूएसए की ज़्यादा चलती थी एंड यूएसए उस टाइम पे पाकिस्तान का क्लोज फ्रेंड था। एंड इसलिए यूएन ने ऑर्डर दिया कि जो चाहे उसको वैसे ही रोक दो, और पाकिस्तान अपनी आर्मी पीछे लेगा, इंडिया अपनी आर्मी पीछे लेगा। तो अब इस चीज़ के लिए भी जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाता था कि यूएन ने नहीं जाना चाहिए था, अगर उतना पीछे कर दिया तो और पीछे कर देना था। एंड जहाँ पे वॉर खत्म हुई थी उसको हम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर का जितना हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है उसको हम आज का POK कहते हैं, एंड हमारा वाला खुद का कश्मीर है। एंड इस टाइम पे कहा था कि उन्होंने बोल दिया था कि इधर प्लेबिसाइड करवा लो, मीन्स कि तुम यहाँ पे इलेक्शंस करवा लो एंड कश्मीर जो चुनेगा वही होगा। बट इलेक्शंस तभी हो गए जब पाकिस्तान अपनी आर्मी वापस लेगा। अब पाकिस्तान की तो आर्मी थी नहीं और उसने पश्तून ट्राइब्स को वापस बुलाया नहीं, एंड इसलिए इंडिया भी वापस नहीं आया, एंड इसलिए सिख बटालियन भी वापस नहीं आई क्योंकि पश्तून ट्राइब अभी भी थे वहाँ पे। एंड उस टाइम पे जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके एक ड्राफ्टर थे जिनका नाम था N गोपालन स्वामी अय्यंगर, जिन्होंने आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसके एक पॉइंट में ये लिखा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर के ऊपर रूल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को मद्देनजर रखते हुए जो N गोपालन स्वामी अय्यंगर थे उन्होंने आर्टिकल 370 दिया। आर्टिकल 370 में था क्या कि वहाँ पे 2 आर्टिकल इंट्रोड्यूस हो गए, पहला आर्टिकल 1, दूसरा आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 1 में क्या था, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टेट्स, एंड इस स्टेट में कश्मीर भी आता था, एंड इससे कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कश्मीर के लोगों ने फ्रीली एक्सेप्ट किया था। एंड दूसरा था आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 में क्या था, जैसा पहले के टाइम पे होता था सेम वैसे ही होगा, बट उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का भी ये मुद्दा आएगा। एंड वहाँ पे जब प्लेबिसाइड करवाएगा तो उन लोगों ने डेमोक्रेसी चुनी, एंड डेमोक्रेसी के बाद वहाँ पे शेख अब्दुल्ला को ला दिया गया। अब आर्टिकल 370 वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था। अब आर्टिकल 370 में था क्या कि इंडिया उसके ऊपर कुछ भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला सकता, उसके ऊपर कोई भी अपना रूल नहीं दे सकता है, एंड वहाँ पे खुद का प्रेसिडेंट, खुद का प्राइम मिनिस्टर होगा, एंड वहाँ पे सब्जेक्ट लॉ ऑफ 1927 जो था ना वो भी आएगा। एंड उसके तहत जो था कि बाहर के लोगों को वहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वहाँ के अंदर के लोगों को ही मिलेगी, जैसा आपने सुन रखा होगा आर्टिकल 370 में क्या होता था। एंड आज की वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 370 को हटाने के मैटर में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।